So, in today's session, we will be doing the revision of chapter 1, class 10, that is chemical reaction equation. So, Manit, I hope you have already revised all the things, right? Yes, sir. So, you have the NCRT with you. Yes, sir. Please open it. I am also sharing it on my screen. So, you can see activity 1.1 on the screen. Now, chemical reactions are happening all around, right? If you left milk in the room. Nowadays, it is winter, so it will not happen, but in summer, definitely it will spoil. An iron tawa nail is left exposed to humid atmosphere, uska color change ho jayega. Grapes get fermented, food is cooked, food get digested in our body, and we respire. All these are chemical changes. For what exactly is the chemical change? Yes, there are two types of changes, physical change and chemical change. So, what you have understood about the chemical change? So chemical change is a change in which new products are formed. Some chemical reactions are happening. तो मानित कैन यू टेल मी कि क्या क्राइटेरिया है, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है, उसका कोई क्राइटेरिया है आपके पास कि मुझे कैसे पता चलेगा कि सम केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस? Yes, sir. अगर उसकी स्मेल चेंज हो, उसका कलर चेंज हो और उस स्टेट स्टेट चेंज हो, स्टेट कलर चेंज चेंज हो। हो, टेम्परेचर चेंज हो, है ना? तो कुछ यस सर। क्राइटेरिया हैं जिससे हमें पता चलता है। तो उससे पहले हम ये एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 1.1। सो दिस एक्टिविटी नीड्स टीचर असिस्टेंस, क्योंकि भाई यहाँ पे बर्निंग आप कर रहे हो तो टीचर की असिस्टेंस जरूरी है। तो आपने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको रब किया सैंड पेपर से। तो पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, व्हाई यू आर रबिंग इट विद सैंड पेपर? व्हाई यू आर रबिंग इट विद सैंड पेपर? बिकॉज जो मेटल है वो मैग्नीशियम एक मोर रिएक्टिव मेटल है। तो एयर में मौजूद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से वो रिएक्ट करके या तो मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेगा। उसको हटाने के लिए हमें जरूरत है सैंड पेपर की, वरना वो बर्न ही नहीं करेगा। दैट लेयर विल नॉट अलाउ मैग्नीशियम टू बर्न, राइट? तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम जब आप करोगे तो उसमें एक वाइट डिजलिंग फ्लेम आती है, जो कि आप अपनी आंखों से देखना मुश्किल है। तो आपसे पूछेगा व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया है? ठीक है, तो वी मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ वाइट डिजलिंग फ्लेम। इसे अंडरलाइन कर लो, डिजलिंग फ्लेम। पूछ सकता हो कैसे, जो फ्लेम थी वो कैसी थी? वाइट डिजलिंग फ्लेम थी। जो और जो मैग्नीशियम रिबन था, जो मेटल था, सॉलिड था, वो चेंज हो गया वाइट पाउडर में। और यही जो वाइट पाउडर है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड दिस इज फॉर्म बिटवीन द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुई, उससे ये magnesium oxide bana. I hope till now this is clear. Now you can see on the screen I will be demonstrating कि भाई मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो एग्जैक्टली होता क्या है। तो हमारे को ये जो नीचे नीचे मैंने रिएक्शन लिख रखी है, ये मैग्नीशियम मेटल है जो आप देख रहे हो, उसको मैंने ऑलरेडी सैंड पेपर से रब कर रखा है। दैट इज व्हाई इट इज हैविंग लस्ट्रस सब्सटेंस, राइट? इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए? एक बर्नर चाहिए, एक आपको चाइना डिश चाहिए जिसमें कलेक्ट कर सको, पेट्री डिश चाहिए, ये रिएक्शन, और ये आपको पकड़ने के लिए चाहिए गैजेट। तो जो रिएक्शन हो रही है अभी जो हमने करा, वहां पे तो किस एक्टिविटी लिखी हुई, तो रिएक्शन जो हो रही है मैग्नीशियम रिबन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को बर्न करते हो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कंबशन। ठीक है, सो व्हेन यू आर बर्निंग इट, मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है ना, वाइट प्रोडक्ट, वाइट पाउडर जो था। तो हम मैग्नीशियम रिबन लेते हैं। अब मैग्नीशियम एक ज्यादा हार्ड मेटल नहीं है, आप उसे हाथ से भी ना तोड़ सकते हो, है ना? थोड़ा सा ट्विस्ट करोगे वो टूट जाएगा। तो मैग्नीशियम को जो आप लेंगे और जब आप डायरेक्ट इसे फ्लेम में रखेंगे, तो थोड़ी देर में ही, विद इन फ्यू सेकेंड्स, इट विल स्टार्ट बर्निंग। तो जो टेम्परेचर उसे चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं उसे। अब देखो ये जो वाइट डिजलिंग फ्लेम है, इसे हम देखना मुश्किल होगा क्योंकि हमारी जो आइरिस है वो क्लोज हो जाएगी, मतलब बहुत
तेज लाइट, ब्राइट लाइट थी। अब देखो ये पाउडर है, व्हाइट पाउडर है ये, है ना। सो दिस व्हाइट पाउडर इज नथिंग बट मैग्नीशियम ऑक्साइड। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। तो यहां पे हमने ये देखा कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो इट इज अ केमिकल रिएक्शन। व्हाई इट इज अ केमिकल रिएक्शन? बिकॉज मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस एक्टिविटी में हमारा जो बना वो था मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि वाइट कलर का था, राइट। तो आपसे ये वाला क्वेश्चन केस स्टडी बेस पूछ सकता है और इस पे फ्रेम कर सकता है क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, व्हाई यू नीड टू रब इट विद सैंड पेपर। यस, बताइए। टू रिमूव द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ मैग्नीशियम लेबर। सो द प्रोटेक्टिव कवरिंग इज मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। प्रोटेक्टिव कवरिंग किस चीज की थी? अभी तो बताया था आपको, या तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की होगी या मैग्नीशियम कार्बोनेट की होगी। ठीक है, एनसीईआरटी में वही लिख लो साइड में, राइट। नाउ when you are rubbing the magnesium with sandpaper, a white lustrous substance is formed, a dull substance is formed, okay, a black coating is formed, or none of these. White luster substance is formed Okay. Why you are holding the magnesium with tongs? Why you are not directly heating it? Because magnesium is because it is a metal uh, and it is a good conductor of heat. right. It is a good conductor of heat. Magnesium is solid, and magnesium oxide is, what is the state of magnesium oxide? Powdered form. Powdered form. ठीक है, ओके। सो इट इज अ केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज? Physical change. क्या न्यू प्रोडक्ट नहीं बना? बना। तो फिर न्यू प्रोडक्ट अगर बन रहा है और स्टेट चेंज हो रही है, देन इट इज अ केमिकल चेंज। क्या मैग्नीशियम में जो पाउडर था उससे आप वापस मैग्नीशियम ला सकते थे? नो सर। तो फिर ये केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज वो है जो रिवर्सिबल नहीं होता है, एंड न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, कोई और डाउट इस पे? नो सर। चलिए, now let us come to activity 1.2. Take lead nitrate solution in a test tube. What is the formula for lead nitrate? PbNO3 whole twice, lead nitrate. So it is a colorless. So add potassium iodide solution in this. Add potassium iodide solution in this. What is the formula for potassium iodide? Ki. Okay. What do you observe? अब यहां पे साइलेंट है भाई। लेड नाइट्रेट में PbNO3 होल ट्वाइस में आपने Ki डाला। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सो यू कैन सी लेड नाइट्रेट, दैट इज PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। इसको जब मैं इसमें पोटेशियम आयोडाइड डालता हूं, इसमें जब मैं पोटेशियम आयोडाइड डालता हूं, सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व कि PbI2, है ना, जो कि येलो कलर का प्रेसिपिट बनाता है, वो फॉर्म हो जाता है। लेड आयोडाइड बन जाता है। लेड आयोडाइड विल फॉर्म। दिस इज अ येलो कलर PPT। येलो कलर प्रेसिपिटेशन होता है इसका। कौन सा कलर होता है? येलो, ठीक है। ये लो। ये याद रखना है। तो कलर चेंज हुआ इसमें। 2 KNO3,
अब जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हो उसमें उसकी स्टेट बतानी जरूरी होती है। तो जो लेड नाइट्रेट था ये एक्वस था, पोटेशियम आयोडाइड एक्वस था, लेड आयोडाइड, लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड डाला, है ना, PbI2 बना, जो कि सॉलिड था क्योंकि इसका पीपीटी बन रहा है, प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है। प्रेसिपिटेशन होता है अनडिजॉल्व्ड सब्सटेंस। एंड 2KNO3 हमारा एक्वस था। इज इट क्लियर? तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आई ऑब्जर्व कलर चेंज, आई ऑब्जर्व स्टेट चेंज एज वेल, क्योंकि दोनों एक्वस से सॉलिड बन गया। राइट? इज इट क्लियर? भूलेंगे तो यस नहीं। सर। अब जब भी नहीं आप ये सर, एक ही रिएक्शन मैंने लिखोगे तो आपको रिएक्शन देखी है। बैलेंस्ड और स्टेट प्रॉपर बतानी है उसमें। सो यू कैन सी कि ये पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन है, KI। इसमें मैं लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड कर रहा हूं, कुछ ही ड्रॉप्स डालिए एंड यू कैन सी द चेंज इन कलर। सो सॉलिड येलो लेड टू रिएक्शन है, 2KI प्लस PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स PbI2 प्लस 2KNO3, येलो सॉलिड प्रेसिपिटेशन इज फॉर्मिंग। इज इट अमेजिंग? तो केमिस्ट्री इज फुल ऑफ कलर्स। तो ये जो येलो प्रेसिपिटेशन है किसका है? आपको ये रिएक्शन याद रखनी है जो भी मैंने बताई थी। ये बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहां पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है एंड आपको यहां पे प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा या कलर चेंज होगा। तो अगर आपसे ही पूछता है गिव अ रिएक्शन इन विच कलर चेंजेस देयर, तो ऊपर वाली भी रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड जो भी हम पढ़ेंगे, और ये जो मैंने अभी ये बताई है तो है ही, याद रहेगी। यस सर। तो इसके बाद हमारे को ये बताया गया इसमें कि भाई जो रिएक्शंस हैं या कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या। ठीक है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो चेंज इन स्टेट है, वो चेंज इन कलर है, चेंज इन गैस है, चेंज इन टेम्परेचर है। राइट? यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इट इज ऑल्सो गिवन इन द एनसीईआरटी। तो ये हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। राइट? उससे पहले हमारी एक एक्टिविटी और है जिसपे हमने जिंक ग्रेन्यूल्स को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट किसी भी एसिड में अगर आप डालोगे तो बेसिकली होगा क्या, बता सकते हैं आप? अगर एसिड को मैं किसी भी रिएक्शन में डालता हूं, किसी मतलब एसिड में जिंक को डालता हूं तो क्या होगा? एनी आइडिया? अगर मैं एसिड में जिंक ग्रेन्यूल्स डालता हूं तो क्या पाएंगे आप? नहीं पता सर। तो ये जिंक है, ये मेरे पे एसिड है, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया मैंने यहाँ पे, इसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ठीक है, अब ये मेरे पे जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, इस टाइप से जो दिखते हैं उन्हें जिंक ग्रेन्यूल्स कहते हैं। जब मैं जिंक ग्रेन्यूल्स को किसी भी एसिड में डालूं, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, आप देख सकते हो ब्रिक्स एफरवेसेंस यानी बुलबुले निकल रहे हैं बहुत तेजी से। दिख रहा है? दिस इज नथिंग बट हाइड्रोजन गैस। दिस इज हाइड्रोजन गैस। एंड हाउ विल यू से दैट दिस इज हाइड्रोजन गैस? बिकॉज व्हेन यू ब्रिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर इट विल गिव अ पॉप साउंड। जब आप इस पे बर्निंग स्प्लिंटर या जलती हुई माचिस लेके आओगे तो ये पॉप करके अपनी प्रेजेंस को दिखाएगा। हैंडल विद केयर बिकॉज इट इज एन एसिड। तो एसिड में जब भी आप जिंक डालोगे तो बबल्स निकलेंगे और टेम्परेचर चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज हो देयर। तो व्हेन यू आर सेइंग दैट Zn प्लस H2SO4 क्या रिएक्शन होगी, बताइए, माने बताइए क्या रिएक्शन होगी? हाइड्रोजन गैसेज है बहुत। हाँ, तो रिएक्शन क्या होगी? लेट मी राइट इट फॉर यू।
अब देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, राइट। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आप जो है जिंक को एसिड में डालो, जिंक को आप किसी भी एसिड में डालो। तो सपोज दिस इज जिंक विच इज इन सॉलिड स्टेट, आई एम टेकिंग एनी एसिड, लेट अस टेक H2SO4, एक्वस है। व्हाट विल हैपन, यू हैव टू सी भाई ये जिंक है और यहां हाइड्रोजन है, तो डेफिनेटली यू कैन सी दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। So zinc will displace this hydrogen and form zinc sulfate, plus this hydrogen gas will come out, as this is a gas and this is an aqueous state। ठीक है, तो ये जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और यहां पे हीट भी प्रोड्यूस होगी। हीट को आप ट्रायंगल फॉर्म में लिख सकते हो, तो दिस इज एन, अगर किसी रिएक्शन में हीट निकल रही है उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपसे वो इस फॉर्म में भी पूछ सकता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, अब आप देखो यहाँ पे एक सॉलिड था एक एक्वस था, पर यहाँ पे गैस निकल गई। वो आपसे पूछ सकते हैं, गिव एन एग्जांपल इन विच यू आर टेकिंग, इन विच द स्टेट चेंजेस ऑब्जर्व्ड। तो आप देखो गैस और एक्वस, यहाँ पे गैस मतलब एक्वस है, एक सॉलिड है, और यहाँ पे स्टेट चेंज में यहाँ पे जो है गैसियस फॉर्म हो रहा। तो ये अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। गिव मी एन एग्जांपल व्हाट विल हैपन व्हेन जिंक इज एडेड इन एसिड, यू विल से हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हाउ विल यू से दैट दिस इज हाइड्रोजन गैस, व्हाट इज द टेस्ट, इट विल गिव अ पॉप साउंड ऑन बर्निंग, राइट। व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। क्लियर है? ठीक है। अगर मैं यस आपसे सर। कहूं कि मैंने गोल्ड लिया है या कोई भी मेटल ले लो नीचे वाला, तो यहां पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कुछ एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अगर मेरे पे जिंक क्लोराइड है और मैं उसमें आयरन डालता हूं, देखो जिंक जो है और आयरन, क्या आयरन जिंक को हटा पाएगा, नीचे वाला ऊपर को हटा सकता है क्या? A less reactive metal can displace a more reactive metal, no, so it is नो सर। no reaction। क्या अगर मैं कॉपर सल्फेट लूं उसमें आयरन डालूं तो क्या डिस्प्लेस हो सकती है? यस। अब कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर होता है इसका, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। पर जब फेरस सल्फेट बनेगा तो ये ग्रीन, डर्टी ग्रीन या ग्रीन कलर का ऑब्जर्व होगा आपको, और कॉपर अलग निकल जाएगा। सो ये एग्जाम्पल, एक टाइप ऑफ रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे कि ये कौन सा एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ पा रहे हैं आप? यस सर। अभी जो हमने रिएक्शन पढ़ी जिसपे मैंने कॉपर सल्फेट में आयरन की रिएक्शन आपको बताई, अब आप देखो ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, तो ये CuSO4.5H2। तो मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया वाटर में, और जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल होता है वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो इट इज गिविंग अ ब्लू कलर। अब ये आयरन नील्स है, आप इसका कलर देखो, आयरन नील्स है, और मैं इसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल रहा हूँ। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नहीं डालिए, CuSO4+। अब कुछ देर अगर आप इसे रखोगे, यू कैन डायरेक्टली सी द चेंज इन कलर, सो दिस क्लियरली शोज दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो जब आप ये आयरन नहीं निकालोगे, देखो आप इसका कलर चेंज देख रहे हो, इस पे कॉपर डिपॉजिट हो गया, ये कॉपर आ गया इस पे, क्योंकि कॉपर जो था डिस्प्लेस हो गया, वो कहाँ आएगा, आयरन पे। अब आप अपने हाथ से ही इस कॉपर को हटा सकते हो, देखो दिस इज कॉपर, राइट। सो आई एम शोइंग यू दिस एक्सपेरिमेंट, वाई, क्योंकि आप जब देखते हो तो ज्यादा सीखते हो। हम देख के बहुत कुछ सीखते हैं, केवल आप रिएक्शन ऐसे याद करोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। जब आपकी और सेंस ऑर्गन उसके साथ इन्वॉल्व होंगे, देन एंड देन ओनली यू विल रिकॉल, और ये बहुत रिएक्शन पूछी जाती है। ठीक है, अब देखो आपको इसने क्या कहा था कि भाई फ्रॉम द एबव थ्री एक्टिविटी, कौन कौन सी एक्टिविटी, एक तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली, उसमें क्या हुआ, स्टेट चेंज हुई, है ना।
दूसरी कलर चेंज वाली जो भी आपने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की, उस पर कलर चेंज हुआ। अब ये जो हमने पढ़ी अभी जिंक में, जिंक को आपने एसिड में डाला H2SO4 या HCl में, उसमें गैस भी रिलीज हुई, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। और मैंने आपको बताया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट चेंज भी हुई। तो अगर आपसे पूछे कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रिएक्शन की, तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर। फर्स्ट इज स्टेट चेंज, सेकंड इज कलर चेंज, थर्ड इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड द फोर्थ इज चेंज इन टेम्परेचर। क्या इतना आप समझ पाए? यस सर। तो इन 3 रिएक्शन को आपको याद करना है, और ये आप इतने आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो। ठीक है। अब हम आते हैं केमिकल इक्वेशन पे, कि जो हम लिखते हैं, और मैंने तो आपसे बोला कि जिंक जो है एसिड से रिएक्ट कर रहा है और जिंक ऑक्साइड बना रहा है, इसको हम, जैसे इसी में आप देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, लिखा हुआ है 1.1। तो ये वर्ड इक्वेशन है जहां पे मैंने इंग्लिश में इसे लिख दिया। तो मेरे जो लेफ्ट साइड पे है वो है रिएक्टेंट, और जो राइट साइड पे है वो है प्रोडक्ट। ये कौन सी इक्वेशन है? वर्ड इक्वेशन। ठीक। सो द सब्सटेंस दैट अंडरगो चेंज इन रिएक्शन 1.1, दैट इज मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, आर द रिएक्टेंट, एंड द न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्मिंग ओवर हियर, इट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, इज माय प्रोडक्ट। ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो मेरा क्या है? रिएक्टेंट है, और जो राइट हैंड साइड पे है वो मेरा क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है। एरो के राइट हैंड साइड पे क्या है? प्रोडक्ट है, और एरो के लेफ्ट साइड पे क्या है? रिएक्टेंट है। अब रिएक्शन लिखी कैसे जाए? हमने वर्ड इक्वेशन समझ ली, अब इसे लिखते कैसे हैं? तो हर एलिमेंट के हमारे पे सिंबल्स हैं और वैलेंसीज हैं, उनको यूज करके हम फॉर्मूलेज बनाते हैं, जो हमने 9th क्लास में सीखा है। तो मैग्नीशियम Mg स्टैंड्स प्लस O2। O जो है अकेला मिलता नहीं है हमें, डायटोमिक स्टेट में मिलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है। जब ये रिएक्ट करेगा बनाएगा MgO। ठीक है। तो एबव वाली जो थी वो क्या थी? वर्ड इक्वेशन। अब जो हम बनाने जा रहे हैं, इसको हम बैलेंस भी करेंगे, और इसे फिर हम बोलेंगे स्केलेटल इक्वेशन। अब ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम आप देखो 1, ऑक्सीजन 2, पर जो प्रोडक्ट बना है उसमें क्या है? मैंने आपको बैलेंसिंग सिखाई थी ना, MgO। क्या आप इसे बैलेंस कर पाओगे? बैलेंस करके देखो जरा इसे। सो लेट अस, तो हमने पहले, सबसे पहले क्या किया, जो वर्ड इक्वेशन थी उसको फॉर्मूला फॉर्म में लिख लिया। ठीक है। तो फॉर्मूला फॉर्म में जब मैं लिखूंगा, जैसे आपने भी मुझे बताया कि Mg स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम प्लस O2 स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन गिव्स MgO, ये आपको मिला। ठीक है। राइट। अब ये मेरी जो साइड थी, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे LHS लिख देता हूं यहाँ पे, ये मेरा है रिएक्टेंट्स। क्या है? रिएक्टेंट्स। और ये जो रिएक्टेंट। राइट हैंड साइड पे है वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि सर जो हम बैलेंस कर रहे हैं, ये किस लॉ पे बेस्ड है, कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के बराबर होने चाहिए? ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लिख लीजिए आप, वन वर्ड का, या MCQ में पूछा जा सकता है कि द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन आपका बैलेंसिंग का जरूर आता है, और अगर आप बैलेंसिंग सीख गए तो आपको जो रिएक्शन लिखनी है वो याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही फ्रेम कर दोगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिएक्टेंट में था 1 यूनिट, ऑक्सीजन थे 2 यूनिट, प्रोडक्ट में दोनों 1 1 यूनिट थे। ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस्ड नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप करोगे यहाँ पे 2 लगा दोगे। हमेशा इधर ही लगेगा 2, यहां मत लगा देना। ठीक है। यहीं लगेगा 2। यस सर। अब
ऑक्सीजन 2 हो गया, पर यहां मैग्नीशियम प्रोडक्ट साइड में कितना हो गया? 2। और हम्म। रिएक्टेड में कितना है? 1। 1। भाई बराबर करने के लिए यहां भी लगाना पड़ेगा 2। तो मेरी अल्टीमेट रिएक्शन, अब देखो यहाँ पे Mg2 है, यहां भी 2 है, क्योंकि ये 2 Mg के लिए भी है, ये 2 ऑक्सीजन का भी है। ठीक है। तो मैग्नीशियम यहाँ कितना है? 2। यहाँ कितना है? 2। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ कितना है? 2। तो ये बैलेंस्ड हो गई। यानी मेरी रिएक्शन क्या हुई? 2 Mg। अब मैं यहाँ पे इसकी स्टेट पे लिख देता हूं, सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स 2 MgO। अब पाउडर को हम सॉलिड ही कहते हैं। ठीक है। नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन, और यहां पे इनकी स्टेट बता के मैंने इसे और इंफॉर्मेटिव बना दिया है। ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ गया था कि हम इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। राइट बेटा? तो ये जो हमने यहाँ पे रफ वर्क किया है, जो ट्रायंगुलर बनाया, ये वहां बनाने की जरूरत नहीं है, पर जब आप शुरू में करते हो तो आप इसको आसानी से समझ सकते हो कि क्या हुआ एग्जैक्टली। एक और रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, मैं वर्ड इक्वेशन लिखूंगा, तुम्हें उसकी वो बनानी है केमिकल फॉर्मूला यूज करके। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। राइट। अब यहां पे जो प्रॉब्लम फेस करेंगे बच्चे, वो ये करेंगे कि सर मैं जिंक सल्फेट कैसे लिखूं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो चलो कॉमन है, मैं लिख दूंगा सर H2SO4। जिंक भी मुझे पता है, पर ये जो कंपाउंड बन रहा है इसको मैं कैसे लिखूं? क्या मुझे ये रटने पड़ेंगे सारे? क्या आप भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं? इस वाली रिएक्शन में नहीं, इसका पता है ZnSO4 होगा। चलो तो ZnSO4 हम लिख देते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, H2 हमेशा मिलता है। यहाँ पे इसकी स्टेट लिख दो, ये सॉलिड था, एसिड हमेशा एक्वस फॉर्म में होता है, ये एक्वस फॉर्म में है, ये गैस है। इसको आपको बैलेंस करना है। टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज करके दोबारा देखना है। तो आपने जब ये टेबलर फॉर्म में लिख लिया सारे एलिमेंट, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सो व्हाट यू हैव ऑब्जर्व मैंने, क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन ही है? दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। SO4 H2 Zn। यस सर, बैलेंस्ड। So zinc, which is in solid state, when it react with H2SO4, it is an aqueous state forming zinc sulfate, which is again in aqueous state plus hydrogen gas. तो कई बार हाइड्रोजन गैस को ऐसे एरो से भी दिखा देते हैं। सो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। इस बैलेंस्ड इक्वेशन का कोई और नाम भी होता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और हम स्केलेटल किसी भी इक्वेशन। इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं? कौन से लॉ को ऑब्जर्व करते हैं बैलेंस के समय? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए एक और रिएक्शन देता हूं आपको। सॉल्व दिस वन। आयरन reacting with water forming iron oxide प्लस हाइड्रोजन। ठीक है जी, इसे बैलेंस करें।
यहाँ पे कोई स्पेसिफिक तो ये था नहीं, तो आयरन मुझे पता है Fe प्लस वाटर है H2O। अब आयरन मेरे पे दो फॉर्म है, तो आयरन 2 है या आयरन 3 है ना? या तो Fe2O3 बनेगा, या FeO बनेगा। इसमें ये आयरन 2 ऑक्साइड है और ये आयरन 3 ऑक्साइड है, यानी फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। चूंकि यहाँ पे स्पेसिफिक था नहीं, तो होता क्या है, ये दोनों के दोनों कंबाइन करके बना लेते हैं Fe3O4। ठीक है। अब आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर आयरन की तो 4 वैलेंसी होती नहीं है, वो कैसे आई? इसको हमने कंबाइन कर दिया, तो रिएक्शन मेरी कुछ इस टाइप से है। अगर वहां पे वो साइलेंट है, आयरन 2 या आयरन 3 नहीं बता रहा, सिर्फ आयरन ऑक्साइड लिख रहा है, आपको क्या लिखना है? Fe3O4। कैसे आया वो मैंने आपको यहां बता दिया है। क्लियर है बच्चे? अब आपको इसे बैलेंस करना है। यस सर। करिए। तो ये मैंने टेबल बना दिया है। यहाँ पे आयरन जो है वो 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। प्रोडक्ट साइड में आयरन इज 3, ऑक्सीजन इज 4, हाइड्रोजन इज 2। तो आप देख रहे हो कि तीनों अनबैलेंस्ड है यहाँ पे। ठीक है। अब इसे स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करना है आपको। तो सबसे पहले जो है, आप किसे बैलेंस करना चाहोगे? सर हाइड्रोजन तो तो जिसमें सबसे दोनों में ज्यादा सेम नंबर है ऑफ ना। एटम है ना, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम है, वहां से स्टार्ट करो। सो इट मे बी द रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट। सो इन दिस कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। सो यूजिंग दिस क्राइटेरिया यू कैन सी दिस Fe3O4। ओके। सो ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा एटम है यहाँ पे, है ना? Fe3O4 यस प्रोडक्ट सर। में, यहाँ पे इसको 2 कर दो। उल्टा कर दिया, 2 या 4 है ये। राइट। यस सर। लेट मी राइट इट क्लियरली। क्योंकि प्रोडक्ट साइड में हमारे पे हाइड्रोजन जो था, ये देखो 2 है, ये तो यहाँ 2 लिखेंगे, और ऑक्सीजन 4 लिखेंगे, ये 4 इसका है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्रोडक्ट ज्यादा है, तो जो ज्यादा है उसी से सही करते हैं। तो यहाँ अगर 4 है, तो मैं उधर क्या करूं? उसे 4 कैसे करूं? मल्टीप्लाई 4 कर। इंटू 4। ठीक है जी, बराबर हो गया। यस सर। तो यहाँ 4 लिख देते हैं। चेंज कर देता हूँ कलर, ये 4 हो गया। अब आ जाओ, हाइड्रोजन कितने हो गए? सेम। 6 कैसे? 4 टाइम्स 2 इज 8, है ना? यहाँ पे 2 है, तो यहाँ मैं क्या करूं? यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 4 लिख दो। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। यस आयरन सर। कितने हैं यहाँ पे? RHS में 3। तो यहाँ क्या करूं? यहाँ तो अकेला पड़ा है हाइड्रोजन 3, या लिख दो 3। अब देखो दोबारा चेक करो। आयरन 3, प्रोडक्ट 3, हाइड्रोजन 8, 8, ऑक्सीजन 4, 4। तो इस तरीके से आपने जो रिएक्शन बैलेंस की, उसे हम दोबारा लिख देते हैं। 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2O। क्या कुछ क्लियर हुआ? मैं फिर से बता रहा हूँ, यस कैसे सर। किया। सबसे पहले हम उधर से शुरू करेंगे जो सबसे ज्यादा बड़ा नंबर है एटम हो। यहाँ पे हमारे पे प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन सबसे बड़ा था, 4 नंबर। तो मैंने यहीं से बैलेंस किया, तो रिएक्टेंट में 2 मल्टीप्लाई किया। लिखने के बाद हाइड्रोजन की वैल्यू चेंज हो गई, फिर वो मैंने बैलेंस करी।
और आखिर में मैंने आयरन बैलेंस किया है। ठीक है, पॉज करके दोबारा प्रैक्टिस करता है इस चीज को, और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अब ये जो मैंने रिएक्शन लिखी, क्या ये मुझे सब कुछ बता रही है? ये तो बता रही है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, पर क्या ये मुझे उसकी स्टेट बता पा रही है? नहीं बता रही। तो आयरन हाँ, मेरा सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, यहां पे वाटर किस फॉर्म में है? aqueous। ये Fe3O4 सॉलिड, एंड दिस इज H2, इट इज इन गैस। ठीक है, आई होप अप टिल नाउ दिस इज क्लियर। ये तो यहां पे हम स्टेट के लिए कुछ चीजें यूज करते हैं, जैसे जी जो है वो हम यूज करते हैं गैस के लिए। ठीक है जी। एल हम यूज करते हैं लिक्विड के लिए। एस यूज करते हैं हम सॉलिड स्टेट के लिए। और ए क्यू, इसको हम कहते हैं एक्वस। तो यहां पे वाटर जो था वो गैसियस स्टेट में था, क्योंकि आयरन जो है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता। आयरन रिएक्ट करता है स्टीम से, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन जो है वो आप देखो काफी नीचे रखा हुआ है। रिएक्टिविटी सीरीज अगर मैं आपके लिए लिखूं, देखो आयरन यहां है, हाइड्रोजन यहां है। तो ये एलिमेंट है, ये तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं। यहां पे वाटर को हीट करना पड़ता है, तो हॉट वाटर से करते हैं। और ये जो है, ये भाई साहब स्टीम से करते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज मुझे ये भी बताती है कि कौन सा एलिमेंट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, इसीलिए बनाई गई है कि एज आई एम मूविंग डाउन द ग्रुप द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। इस केस में पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, और गोल्ड सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, वरना अगर आपको याद नहीं है ना, आप यहाँ पे H2O को लिक्विड लिख दोगे। समझ पा रहे हैं आप? मेटल नॉन मेटल में जब हम चलेंगे आगे, तो वहां पे बताया जाएगा ये जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ गया है इसलिए मैंने आपको बता दिया। नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन। एक्वस का क्या मतलब होता है? जब किसी चीज को आप पानी में डिसॉल्व कर देते हो उसे एक्वस बोलते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट को अगर पानी में डिसॉल्व कर दिया तुमने, CuSO4 सॉलिड था, ये मिलता है नेचर में 5H2O के साथ। ठीक है, इसका कलर होता है ब्लू। इसे ब्लू विट्रॉल या कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी बोलते हैं। पेंटा मतलब होता है पांच, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये ब्लू कलर का क्रिस्टल है। नोट कर लो इसे। ये इसका कॉमन नेम है, ब्लू विट्रियॉल, और केमिकल नेम है इसका कॉपर सल्फेट। अब यहां पे 5 मॉलिक्यूल्स है, पेंटा हाइड्रेट। आगे आएगा एसिड बेस में कि ये इसको क्या बोलते हैं, जो 5 मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़े हुए हैं उसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहां पे इस चीज को आप याद रखें, ये क्वेश्चन भी काफी आता है।
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे डिफाइन करते हैं? ठीक है, वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी बोलते हैं इसे। वाटर ऑफ हाइड्रेशन, नोट कर लो। सो द अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, द अमाउंट of water molecule that are present in a salt crystal। ठीक है, सो दीज वाटर मॉलिक्यूल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिस्टल शेप। ये जो क्रिस्टल की शेप है और कलर जो है, ये इस वाटर मॉलिक्यूल के कारण है। कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर मैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट या ब्लू विट्रॉल को हीट कर दूं तो क्या होगा। तो CuSO4 में से अगर पानी चला गया तो उसका क्रिस्टल लॉस हो गया, ब्लू कलर लॉस हो जाएगा, व्हाइट पाउडर बन जाएगा। ठीक है, यहां तक लिखिए। यस सर। What will happen when this blue vitriol is heated? What will happen when, अब यहां पे अगर वो ब्लू विट्रॉल लिख रहा है तो आपको पता होना चाहिए किसकी बात कर रहा है वो। ठीक है, तो अब आप इसको आंसर कैसे करोगे? डायरेक्ट रिएक्शन नहीं लिख देना, ठीक है, उसके साथ स्टेटमेंट भी लिखनी है मुझे। तो CuSO4.5H2, जो इसका क्रिस्टल का कलर ब्लू था, जब आपने इसे किया हीट, ये ट्राइंगल का साइन हीट का होता है, तो CuSO4 अलग हो गया और ये 5 मॉलिक्यूल अलग निकल गए। पर इस 5 मॉलिक्यूल के निकलते ही जो ब्लू कलर था वो डिसअपियर हो गया, व्हाइट बन जाएगा। ठीक है, और इसका क्रिस्टल शेप पाउडर आ जाएगा। पर यहां पे आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर मैं इसमें दोबारा से पानी डालूं तो ये दोबारा से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को आप लिख दोगे। ब्लू कलर ऑफ CuSO4 चेंजेस टू व्हाइट। वाइट। इतना आपको याद रखना है। तो यहां पे मैंने दो तीन चीजें आपको बता दी। एक तो ये बता दिया कि भाई ब्लू विट्रॉल क्या होता है, एक ये बता दिया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है, वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं, शेप और कलर देता है। और यहाँ पे अगर मैं ब्लू विट्रॉल को हीट करूं तो क्या बनेगा, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। राइट। आमतौर पे हम स्टेट जो है वो यूज नहीं करते हैं अगर उसे बेसिकली कुछ नेसेसरी ना हो बताना। ठीक है, बट समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, आप उसमें कोई कैटलिस्ट ले रहे हो उसको, रिएक्शन को फास्ट या स्लो करने के लिए, तो वो उसके ऊपर लिखी जाती है एरो के ऊपर। जैसे आपने अगर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन याद की हो तो ऊपर सनलाइट और नीचे क्लोरोफिल लिखते हैं। राइट। जैसे एक रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, गैसियस फॉर्म में है ये, प्लस आप इसमें हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करवा रहे हैं इसे, क्या बन रहा है, CH3OH। अब यहां पे मुझे पता है कि ये 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगी ये रिएक्शन।
ठीक है, तो यहां पे मुझे स्पेसिफाई करना जरूरी है। ऐसी एक रिएक्शन है मेरे पे, आपने बायो में पढ़ी होगी, CO2, तो 6 CO2 है, प्लस ये एक्वस फॉर्म में था, एक्वस, हाँ एक्वस था, प्लस आप पे H2O है, ये लिक्विड फॉर्म में है। ये बना रहा है C6H12O6 प्लस, ये एक्वस फॉर्म में है, प्लस आपका ऑक्सीजन निकल रही है इसमें, प्लस वाटर आ रहा है, तो वाटर लिक्विड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसीय स्टेट में है, या एक्वस भी है। अब इसे बैलेंस जब आप करोगे तो 12H2O, 6O2 एंड 6H2। तो यहां पे जो है ना, इसके ऊपर सनलाइट, ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, और क्लोरोफिल। इसको और इलेबोरेट कर देती है। ठीक है जी। नाउ यू कैन सी द इंटेक्स क्वेश्चन, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। अभी हमने देखा था ये, बिकॉज magnesium is a reactive metal and it react with air. In air we have oxygen and carbon dioxide also, so it form a protective covering which will not allow it to burn. Write the balanced equation of the following, थ्री दी हुई है इसमें। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद दैट ऑफ द सिंबल, इसलिए यहाँ पे वर्ड इक्वेशन दी हुई है फर्स्ट सेकंड थर्ड में। ठीक है, तो इनको आप प्रैक्टिस करना, जो दिक्कत होगी वो हम नेक्स्ट वाले में लेंगे। ठीक है, अब यहां पे हम चलते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। अब यहां पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप ऑफ रिएक्शन, तो पहले से हम ब्रॉडली समझने की कोशिश करते हैं। इतनी सारी जो रिएक्शन होती है उनको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हमने ये सोचा कि इनको कैटेगराइज कर दिया जाए, कितने टाइप की रिएक्शन हो सकती है। तो पहली जो रिएक्शन है वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन में कि A+B गिव C। दो रिएक्टेड सर आप कुछ लिख कंबाइन, रहे हो? शेयर नहीं है क्या? नहीं, अगर आप कुछ लिख रहे हो तो वो दिखाई नहीं देता, स्क्रीन तो दिख रही दिख रहा है। है। यस सर। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई पहली। दूसरी रिएक्शन जो है वो हमारी आ जाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिकम्पोजिशन। यानी कोई एक प्रोडक्ट है उसको आप तोड़ रहे हो, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप की हो सकती है, यानी तीन तरीके से हो सकती है। या तो आप हीट देके तोड़ रहे हो, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं इसे। ठीक है, क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट। ठीक है, या फिर आप उसे जो है इलेक्ट्रिसिटी में तोड़ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, यू आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है बेटा। या
लाइट की प्रेजेंस में तोड़ रहे हो उसे, जो हमने पहले भी रिएक्शन करी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, उसको हम बोलते हैं, जैसे फोटोग्राफी में यूज करते हैं बेसिकली, है ना। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक यानी फोटो की लाइट की प्रेजेंस में हो, सनलाइट की प्रेजेंस भी हो सकती है वो। ठीक है, डिकम्पोजिशन के तीन पार्ट हो गए। अब हमारे पे आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, उसमें इसका यूज होता है कि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटा रहा है, डिस। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। ठीक है, आपको इस केस पे रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो याद होनी चाहिए। चलिए, रिएक्टिविटी सीरीज याद है आपको? सर। मैंने लिखी हुई थी, आप याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद आता है मोस्ट ठीक। इंपॉर्टेंट। या तो हमने देखा एग्जाम में, या तो डिकम्पोजिशन पे पूछ रहा है, या डिस्प्लेसमेंट पे पूछ रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट पे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। राइट। तो फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन, देन डिकम्पोजिशन, देन डिस्प्लेसमेंट, एंड देन डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पूरा। बाय द टाइम आप बुक में से इनके रिएक्शन लिख लेना। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। So that's it for today. यस सर। Bye. Take care. Keep learning and keep smiling. And don't forget to do the things which I've asked you to do. So my dear students, if you want to watch the complete chapter and if you want to finish your science in just 20 days, just download that app. मैं आपको एक ऐप दे रहा हूँ जो कि डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, उसको आप डाउनलोड कर लो, एंड देयर यू कैन फाइंड द स्टडी मटेरियल एंड द होल कोर्स ऑफ साइंस ओवर देयर, इंक्लूडिंग केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। और वहाँ पे चैप्टर वाइज भी है, तो जो आपको चाहिए आप उसको वॉच कर सकते हो एट योर कन्वीनियंस। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।